प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योति व पुलिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कई दिनों से लगातार आपकी 10th विषय की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास डाल रहा हूँ और मैं सभी भैयाओं से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि वीडियो को ध्यान से देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कहीं पर कोई डाउट है तो उसे क्लियर करने के लिए कमेंट्स करें। प्रश्न कर सकते हैं आप, मैं अगले वीडियो में उसका आपको निश्चित रूप से उत्तर प्रदान करूंगा। देखिए, आपका ये जो पहला चैप्टर था वो खत्म हो गया है। आज मैं उसके क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूं। तो पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था, आपका प्रश्न है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। क्या मैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दे चुका हूं? अगर नहीं दिया है तो एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण आप फिर से लिख सकते हैं। प्रश्नों में है आपका क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न, तो मैंने आपको शायद 2 उदाहरण दे दिए इसके, देखना। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 3 है, लिखा हुआ है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। निम्न लिखित अभिक्रियाओं में उपचयित एवं अपचयित पदार्थों की पहचान करें। ये आपका प्रश्न है। पहला आपको समीकरण दिया हुआ है किताब में, 4Na सॉलिड प्लस O2G रिएक्शन एरो 2Na2O। और ये भी आपका है नाइट्रोक्साइड बन गया है। देखिए, ये आपका प्रश्न होगा। अब मैंने आपको जो बताया है उसके अनुसार आप इसकी परिभाषा में जाइए। उपचयन अपचयन की परिभाषा लेंगे। मैंने आपको बताया किताब के अनुसार कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में यदि ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वहां उपचयन होता है। यदि ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वहां अपचयन होता है। यदि हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो वहां उपचयन होता है और यदि हाइड्रोजन का योग होता है तो वहां अपचयन होता है। इस समीकरण में ध्यान दीजिए। देखिए, सोडियम और ये ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रही है? जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। क्लियर हो गया प्रश्न? तो नीचे लिख देंगे कि उपरोक्त लिखित समीकरण उपचयन अभिक्रिया है। इसमें सोडियम किसमें उपचयित हो रहा है? ऑक्सीजन से युक्त होकर के सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, उपचयन अभिक्रिया है। देखिए, संतुलित करने के लिए देखेंगे 4 आएंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4Na हो गया। O2 है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। समीकरण हमारी संतुलित है। इसी का दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है CuO
कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गैस। ये H2 गैस है, ये कॉपर ऑक्साइड सॉलिड है, इन दोनों की अभिक्रिया हुई और कॉपर अलग हो गया, H2 अलग हो गया। देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा इसमें कि अगर देखा जाए तो ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, उपचयन अपचयन का, क्योंकि एक पदार्थ का उपचयन हो रहा है, एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है। हम यहां देखेंगे कि CuO से क्या बन जाना, Cu बन जाना, ये तो क्या हो गया है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो अपचयन हो गया है। क्या हो गया है, ये तो हो गया है अपचयन। मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं। और यहाँ H2 से H2O बनना, ऑक्सीजन जुड़ गई है, ये क्या हो गया है, उपचयन। यह उपचयन अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही है, इसलिए इसे तो चाहो तो आप रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं, चाहो तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं, चाहो तो उपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं। यहाँ पर कॉपर सॉलिड हो गया और ये H2O लिक्विड हो गया। तो अतः यह अभिक्रिया उपचयन अपचयन या रेडॉक्स प्रकार की है। दोनों क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए ताकि हम हमारे पाठ के क्वेश्चनों पर आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मिटा देता हूं, देखिए क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये प्रश्न है आपका पहला। और फिर उसने एक समीकरण दे दी 2Pb O प्लस सी रिएक्शन एरो Pb प्लस CO2 2Pb प्लस CO2। देखो ये कार्बन गैस हो गई, यहाँ PbO सॉलिड है, कार्बन भी सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड और सॉलिड। अब आपको इस अभिक्रिया के ऊपर ध्यान देना होगा और इसके ऑप्शनों पर ध्यान देना होगा। देखो ऑप्शनों में क्या क्या लिख रखा है। पहले तो आप खुद ही अभिक्रिया के बारे में देखें कि अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अभिक्रिया में हो क्या रहा है, असत्य कौन सी बात है। उसने लिखा है कि यहाँ देखो PbO तो क्या हो गया है, पहले वाले उदाहरण से कंपेयर करो जो अभी अपन ने अभी भी लिया था। अभी जो उदाहरण दिया था उसमें हमने लिया था कि ऑक्सीजन थी पहले, वो टूट करके अलग हट गई तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ अपचयन हो रहा है, अपने आप ही तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, अपचयन हो रहा है। और यहाँ कार्बन जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसका मतलब ये उपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रही है, इससे जुड़ रही है। ठीक है ना, कार्बन का तो उपचयन हो रहा है और सीसा ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। हो गया। अब इसमें लिख दे, इसमें सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा थोड़ी है यहाँ, सीसा ऑक्साइड
तो ये बात गलत हो गई। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित थोड़ी हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। तीसरी बात इसमें लिखी, कार्बन उपचयित हो रहा है, ये बात सही है। ये बात क्या है? सही है, कार्बन उपचयित हो रहा है। और चौथा लिखा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड, यानी नीचे लिखी हुई दोनों बातें तो सही हैं, लेकिन ऊपर लिखी हुई दोनों बातें कैसी हैं? गलत है ना? इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए एवं बी। फर्स्ट में लिखा होगा आपके, देखो ए एवं बी, ये दोनों ही कथन असत्य हैं। पहला प्रश्न क्लियर हो गया है आपका। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है कि Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्शन एरो Al2O3 प्लस 2Fe। हाँ भाई देखिए, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है पूछना चाह रहा है। तो अपने आप ही हमको पता चल रहा है, ये आयरन ऑक्साइड है और ये एल्युमिनियम है। यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, Fe बाहर निकल गया, यानी यहाँ किसने, इस एल्युमिनियम ने क्रिया की और इसे बाहर निकाल दिया, Fe को बाहर निकाल दिया। ये कब होता है? जब विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया में ऐसा होता है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा कम अभिक्रियाशील तत्व को समीकरण से क्या कर दिया जाता है? अभिक्रिया से विस्थापित कर दिया जाता है। और हम जानते हैं कि Fe की जो क्रियाशीलता है एल्युमिनियम से कम है। आपको वो सारे ध्यान होगी, मैंने लिखवाया था, कान्हा कैसे मांगे अलमारी में से जीन्स, क्योंकि फैली पड़ी है। लिखवाया था मैंने, कान्हा कैसे मांगे अलमारी में से जीन्स फैली पड़ी है ना? क्यों? क्योंकि देखिए F भी यहाँ है, Al यहाँ है, तो एल्युमिनियम से Fe की क्रियाशीलता क्या है? कम है, घटती हुई है। इसलिए एल्युमिनियम ने क्या कर दिया है? आयरन लोहे को विस्थापित कर दिया है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके उत्तर में कि संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन है, वियोजन है या विस्थापन है? तो यहाँ लिख देंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या लिख देंगे? विस्थापन अभिक्रिया। आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 पर आ जाओ। प्रश्न नंबर 3 में लिखा हुआ है कि लोह चूर्ण पर तरु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, लोह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? देखिए मैंने आपको बताया था कि धातुएं जब अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। लोह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया, HCl डाल दिया, तो क्या होगा? देखिए लोह चूर्ण का मतलब हो गया Fe और हाइड्रोक्लोरिक मतलब हो गया HCl। इन दोनों ने क्रिया की, यहां पर लगा देते हैं 2, तो यहां हो जाएगा FeCl2 प्लस H2। अब इसका मतलब ये हो गया कि लोह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया की गई, आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। अगर ये लिख रखा है उत्तर में आपके, तो वो उत्तर आपका बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। और उत्तरों में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उत्तर
उत्तर में लिखा है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, बिल्कुल सही है। दूसरे में लिखा है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ये गलत है, ही नहीं है। तीसरे में कोई अभिक्रिया नहीं होती, चौथा में आयरन लवण और जल बनता है, ये बात है ही नहीं। इसलिए हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। अतः FeCl2 व H2 गैस बनना सही है। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे नंबर 4, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, कि वह रासायनिक समीकरण जिसके उत्तर में लिख लो इसके में, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष LHS और RHS, जिसके दोनों पक्ष में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब इसका दूसरा पार्ट है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है, केवल उनका रूप परिवर्तन किया जाता है। इस नियम को बनाए रखने के लिए, इस नियम की पालना करने के लिए, इस नियम को संतुष्ट करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। इसका उत्तर लिख लो। ऊपर वाला बेटा रहा हूं यहां से क्वेश्चन को मैं, इसके उत्तर में सेकंड आ जाएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। लिख दो कि रासायनिक अभिक्रिया में नहीं तो पदार्थों को बनाया जा सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थों को बनाया जा सकता है
नहीं पदार्थों को नष्ट किया जा सकता है। केवल उनका रूप परिवर्तन किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के इसी नियम को संतुष्ट रखने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। संतुलित करना आवश्यक है। ये आपका प्रश्न नंबर 4 हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर जा सकूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है आपके 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करें और उन्हें संतुलित करें। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण में बदलकर संतुलित करो। यह है हमारा प्रश्न और उसमें पहला दिया हुआ है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। देखो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का सूत्र होता है N और हाइड्रोजन का सूत्र होता है H और जब दोनों गैस मिल जाती है तो अमोनिया बनाता है तो NH3 सूत्र होता है। नाइट्रोजन का सूत्र होता है N, हाइड्रोजन का सूत्र होता है H और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। समीकरण हमारा ये बन गया है, लेकिन अब हमें इसको संतुलित करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? संतुलित करने की। संतुलित करने के पहले सबसे पहले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ हाइड्रोजन के देखिए एक चीज का और ध्यान रखना, मैंने कई बार कह दिया है कि जब समीकरण को संतुलित करते हैं सूत्र में जो लिखा है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल उसके गुणांक में परिवर्तन होता है। गुणांक लिखा जाता है यहाँ, ये जो जगह है ये गुणांक लिखने की, ठीक है ना। यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो उनको संतुलित करने के लिए यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दिए, 3HO। क्या हो गए? 3HO। अब नाइट्रोजन एक 3H, एक नाइट्रोजन और 3H NH3 हो गए, है ना। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि नाइट्रोजन का सूत्र N को बोलते हैं।
अकेला एक नहीं बोला जाता है। हाइड्रोजन के सूत्र में भी हम क्या बोलते हैं, H2 बोलते हैं। तो यहाँ इसके हिसाब से नाइट्रोजन के दो हो गए, तो दो नाइट्रोजन करने के लिए यहाँ मान चेंज करते ही हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाती है, जो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके 6 हुई है। अब हमारा समीकरण कैसा हो गया है, संतुलित हो गया है, सूत्र के अनुसार हो गया है। ये आपका पहला उत्तर हो गया है। दूसरे में आपने लिखा हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, वायु में दहन होने पर जल व सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। देखिए ये भी गैस थी, ये भी गैस थी और ये भी गैस ही बनी है इसकी अवस्था। अब यहाँ देखो ना हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S प्लस वायु में दहन होने पर, H2S के साथ कौन सी चीज चल रही है, वायु में दहन होने पर ऑक्सीजन जल रही है। क्या क्या बनेगा, जल और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2 होता है, जल का सूत्र H2 होता है। ये हमने लिख दिया, लिख गया आपको, जल लिखा हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड लिखा हुआ, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा हुआ और वायु, तो वायु का सूत्र O2 आ गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S आ गया और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 हो गया, जल का। ठीक है, अब इसे हमें क्या करने की जरूरत है, संतुलित करने की आवश्यकता, अपने आप से ही जाएगा। देखो हाइड्रोजन के दो हैं तो हाइड्रोजन के दो हैं, ठीक है, हाइड्रोजन संतुलित। हाइड्रोजन को छोड़ो, ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन 1 और 2 3 इधर है, 2 यहाँ है। इधर 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, 1 लगाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2O2, तो यहाँ 4 हो गए, तो उधर ऑक्सीजन कितनी रहेगी, 3 ही रहेगी। उधर ऑक्सीजन संतुलित करो, उधर ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए यहाँ हमने 2 लगा दिया, जैसे मान लीजिए 2 ऑक्सीजन हो गई, संतुलित हो गई, हाइड्रोजन 4 हो गई। हाइड्रोजन 4 करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 होते सल्फर में कितना हो गए, 2 हो गए। जब 2 सल्फर हो गए तो सल्फरों को संतुलित करो यहाँ, तो 2SO2 हो गए। 2SO2 होते ही ऑक्सीजन की संख्या 2 4 तो ये हो गई, 2 ये हो गई, 6 हो गई। यहाँ ऑक्सीजन कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। इसे ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको 3 करना पड़ेगा, तो 3O2 ऑक्सीजन के 6 हो गए, हाइड्रोजन के 4, सल्फर के 2, ऑक्सीजन के 6। उधर देखो सल्फर के 2, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2। मिलान कर लो, हाइड्रोजन 4 से हाइड्रोजन 4 संतुष्ट है, 2 सल्फर से 2 सल्फर संतुष्ट है, ऑक्सीजन के 6 हैं, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, संतुष्ट है। इसका मतलब हमारा समीकरण सही है। 2H2S प्लस 3O2, 2SO2 प्लस 2H2, ये हमारा समीकरण सामने आ गया है। सारी गैस है, सारी ये गैस है और ये ऑक्सीजन की गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड की गैस है, ये उनके लिक्विड है, ये लिख लेना चाहो तो लिख लो साथ में। अब मैं आपको 5वें के नंबर 2 पर लेकर के चलता हूं। देखो 5वें के तीसरे में लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर
एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया कर बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का ऑक्सीजन देता है। का अवक्षेप देता है। अब आपको पहले तो ये समझना होगा कि इसमें भाग कौन कौन सी चीज लेनी है अभिक्रिया में। तो पहले तो एल्युमिनियम सल्फेट भाग ले रहा है तो, और एक भाग ले रहा है बेरियम क्लोराइड। ये दोनों अभिकारक हैं और इन दोनों में भाग लेकर के बनाया क्या क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाया है। हिसाब तो एक तरह से हमारे देखा जाए तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का हो गया। कैसी अभिक्रिया का हो गया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का हो गया है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया के अनुसार पहले इसका सूत्र लिख लो, बाद में संतुलित करेंगे। देखो जैसे एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 तो सूत्र हो गया। इसका सूत्र हो गया है एल्युमिनियम सल्फेट और इसके साथ क्या जोड़ना है अपन को, बेरियम क्लोराइड। तो ये हो गया BaCl। ये अभिक्रिया क्या क्या बन गया, एल्युमिनियम क्लोराइड बना है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3 प्लस फिर क्या बच गया अब आपके सामने, बेरियम सल्फेट जो कि ये SO4 और ये यूं कहते थे अवक्षेप है, तो अवक्षेप के लिए अपन ने ये संकेत दे रखा है। माने बेरियम में घुल नहीं रहा है, ये मिलन के पहले में जमा हो रहा है, तो क्या हो गया, ये अवक्षेप हो गया। अब देखो संतुलित करना है इसे, Al2 है तो Al रह गया, क्या रह गया, Al रह गया। ये पूरा इससे गुणा होगा तो ऑक्सीजन के 12 हो गए और सल्फर के हो गए 3। सल्फर के कितने हो गए, 3 हो गए। वहां हम देखें तो हमारे सामने सल्फर क्या है, सबसे पहले ऐसे कर लो, ये लाइन निकाल लो और एक अनुमान तरीका के अनुसार लेंगे हम कि एल्युमिनियम के 2, सल्फर के 3, ऑक्सीजन के इससे गुणा हो जाएगा तो 12, प्लस का निशान लगा लो। Ba का 1 और क्लोरीन के 2 हो गए। इधर की तरफ लगाएंगे 1, क्लोरीन के 3, Ba का यहाँ 1, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4। देखो कौन सी चीज संतुलित करना जरूरी है। पहले सबसे पहले हम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, तो हाइड्रोजन तो दिख नहीं रहा लेकिन हमें ऑक्सीजन दिख रहा है। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम यहाँ 12 ऑक्सीजन है तो 12 इधर होने चाहिए, 12 कम होंगे जब हम यहाँ 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सामने क्या हो गया, ऑक्सीजन 12 हो गए। ऑक्सीजन 12 तो हो गए लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ 12 होते ही ये दोनों चीजें भी क्या हो गई है, बढ़ गई हैं। Ba के 3 हो गए और सल्फर के कितने हो गए हैं, 3 हो गए। अब इसी के अनुसार इसे यहाँ चेंज करेंगे हम, इसके अनुसार इसे चेंज करेंगे तो देखिए आपके सामने ऑक्सीजन के 12 हो गए तो 12 ऑक्सीजन से 12 ऑक्सीजन खत्म हो गई, बराबर हो गई। सल्फर के 3 हैं, 3 सल्फर से यहाँ के 3 सल्फर खत्म हो गए। अब आपके सामने क्या रह गया, Ba के 3 होने चाहिए तो यहाँ इससे हम 3 के लेंगे तो Ba के 3 हो गए, Cl के यहाँ कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ Cl कितना है, यहाँ Cl
संतुलित करते एल्युमिनियम के यहाँ 2 है, यहाँ एल्युमिनियम के 2 हो गए, ऑक्सीजन क्या होते हैं क्लोरीन के 6 हो गए, तो 6 क्लोरीन से 6 क्लोरीन संतुष्ट हो गए और 2 एल्युमिनियम से 2 एल्युमिनियम संतुष्ट हो गए। अब बचा आपके पास क्या 3Pa, तो 3Pa से 3Pa संतुष्ट हो गए। इस तरह से हमारी पूरी समीकरण क्या हो गई, ओके हो गई। अवक्षेप के हमने निशान लगा दिया कि PaSO4 यहाँ से देखिए अवक्षेप है और देखा जाए तो यह भी अवक्षेप अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया हो गई कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप पड़ता हो अवक्षेप अभिक्रिया कहलाती है। 5वें के चौथे में आ जाएगी कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस देते हैं। देखिए ऊपर लिखे हुए समीकरण में आपको पोटेशियम धातु दिखाई दे रहा है, तो पोटेशियम का प्रतीक हो गया K और किसके साथ क्रिया कर रही है, H2O के साथ क्रिया कर रही है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा KOH प्लस कौन सी गैस दे रही है, H2 गैस दे रही है, संतुलित कर लो। अब हाइड्रोजन के इधर देखा जाए तो नीचे वही लाइन निकाल लो आप, 1 2 और 1। इसी के साथ ही हमने लिख दिया पोटेशियम के नीचे 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 हो गया। इधर भी सीधा लिख देंगे पोटेशियम का 1, ऑक्सीजन का भी 1 और हाइड्रोजन का भी 1 प्लस हाइड्रोजन के 2। आपको स्पष्ट रूप से दिख गया होगा हाइड्रोजन से संतुलित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 यहाँ 1 ये 3 हो गए। इधर 3 करने के लिए क्या करेंगे, 3 नहीं कर सकते, इधर 2 करेंगे तो 4 हो जाएंगे। कितने हो गए अब यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ इधर कितने रह गए, 3 रह गए। उधर भी क्या करना जरूरी हो गया, 4 करना जरूरी हो गया, तो यहाँ 2 लगा देंगे। 2 लगा देंगे, K के 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए और हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। अब यहाँ देखेंगे हम मिला करके कि 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन संतुलित हो गए, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर ये ऑक्सीजन के 2 संतुलित हो गए। बच गया क्या, के एक इधर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 लगा दो तो 2 होते ही ये भी संतुलित हो गया, हमारा समीकरण सही हो गया। आज के लिए मैं आपको ये 5 क्वेश्चन हल करवा के और क्लास समापन कर रहा हूँ। कल क्वेश्चन नंबर 6 से आगे आपको हल करवाया जाएगा। धन्यवाद।